मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्ष का इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी का एंट्री से लेकर और 1947 की भारत की आज़ादी तक, अंग्रेजों के जाने तक का इतिहास। अभी 190 वर्ष का इतिहास ही लिया है मैंने, और 20-25 क्रांतिकारी, वो अज्ञात अल्पज्ञात क्रांतिकारी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। 200 से ऊपर आपके सामने ला चुका हूँ। वो लोग जिनको कोई नहीं जानता और आज़ादी के लिए, भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए सर्वस्व निछावर किया। एक से एक बढ़ करके कुर्बानी और बलिदान का इतिहास। ऐसे इतिहास रचने वाले, ऐसे इतिहास, स्वर्णिम इतिहास का निर्माण करने वाले, इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले नायक और नायिकाओं को कहीं इतिहास में दिखाया नहीं गया। अभी इसके पहले मैंने आपके सामने चंपक रमन पिल्ले की बात कही। 2 एपिसोड के अंदर मैंने आपके सामने विषय रखा है। क्या कमाल, पनडुब्बी लेके जर्मन से चल पड़े। अंडमान की सेलुलर जेल में वहाँ जो सजा मिली हुई थी जिन क्रांतिकारियों को, सजा भी क्या थी, वो भयंकर, वर्णन करना कठिन है। बड़े से बड़ा भी धरती का नरक जो है वो भी फीका पड़ जाएगा। काले पानी की सजा का मतलब ये था। कई बार उसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं, विस्तार से कर चुका हूं। लेकिन ये सब होता जा रहा था, और चंपक रमन पिल्ले जैसे महान क्रांतिकारी एक से एक बढ़ करके, मैंने कितने ही आपके सामने रखे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर रहे। एक से एक बढ़कर सर्वस्व निछावर करने वाले वो महान क्रांतिकारी कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। और काला पानी की सजा जिनको मिली थी वो वहीं पर उसी मिट्टी में मिल गए, उनका पता नहीं चला। कोई इक्का दुक्का कहीं से आया वापस, तब पता चला कि काले पानी की सजा क्या थी। इस सारे माहौल के अंदर, इस सारे वातावरण में, और अभी कल परसों मैं सुन रहा था, 2-3 दिन पहले चर्चा इस देश के अंदर, भारत के प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में एक रक्षा सुरक्षा एकेडमी और बहुत बड़े एक इंस्टीट्यूशन को वहाँ पर आरंभ किया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से। सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई, सुरक्षा से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें, वो उसके अंदर बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन, कमाल का इंस्टीट्यूशन, ऐसा एक विश्वविद्यालय जिसमें सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें ही होंगी, विकसित होंगी, वेपन्स भी बनेंगे, प्लानिंग भी बनेगी, बहुत कुछ होगा। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट, अनूठा कमाल का इंस्टीट्यूट, जिसका उद्घाटन करने गए थे किसके नाम पर? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर शुरू किया। तो देश के अंदर इस पर भी चर्चा हो गई। अब चर्चा, जिनके पेट में ज़्यादा दर्द हुआ उनको ये समस्या थी कि भाई एक एक करके ये ऐसे क्रांतिकारी लाते जाएंगे, उनके नाम पर रखते जाएंगे, नेहरू गांधी का क्या होगा? नेहरू गांधी के नाम पर जो, और नेहरू ने तो खुद पाप बहुत किए हैं, नेहरू गांधी के नाम पर आगे की पीढ़ियां जितने पाप कर रही थी, पाप कर रही हैं, वो सारी कांग्रेस भुगत भी रही है, आगे और भुगतेगी। कांग्रेस आज़ादी से पहले भी ऐसे कई पाप कर रही थी, क्योंकि देशभक्त आदमी, सज्जन आदमी, और उस समय जो अंग्रेजों को सीधी चुनौती देने का काम कर रहे थे, वो क्रांतिकारी इस कांग्रेस के साथ नहीं थे भाई। आज मैं जिसका जिक्र करने लगा हूं, मैडम भीखी जी रुस्तम कामा, एक पारसी महिला। 1885 जब कांग्रेस आरंभ हुआ, जब कांग्रेस पार्टी बनी एक विदेशी के द्वारा, उस सेशन में भाग लेने वाली मैडम भीखे जी रुस्तम कामा, एक पारसी महिला,
कमाल देखिए, मैं एक से एक बढ़ करके आपके सामने वो पात्र ला रहा हूँ, वो महापुरुष, वो क्रांतिकारी, वो वीर सपूत, कमाल की वीरता और शौर्य के शिखर पर बैठे हुए वो सारे नायक और नायकों को, उन्हीं के बीच में आज मैं जिसका वर्णन कर रहा हूँ, इनका जन्म, मैडम भीखीजी रुस्तम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ और 1885 के कांग्रेस के निर्माण के समय ये 24 वर्ष की थी। 24 वर्ष की आयु में 24 सितंबर 1861 जन्म लेने वाली और 24 साल की आयु में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सक्रिय रूप से फ्रंट लाइन पर भाग लेने वाली ये महिला अपना जीवन इस देश को समर्पित करना चाहती थी, समर्पण करना चाहती थी, ढूंढ रही थी मंच, प्लेटफॉर्म। जब पता चला कि इस तरह का एक मंच बन रहा है तो वहां भी पहुंच गई। इसके जो देशभक्ति का ज्वार था वो कोई भी बंधन इनको रोक नहीं सका। हालांकि इनकी शादी, विवाह इनका मुंबई के ही एक सबसे धनी पारसी परिवार के वकील रुस्तम जी कामा उनके साथ हुआ। संपन्न थे हर दृष्टि से, बहुत बड़े वकील थे, लेकिन ये किसी भी उसमें ना उलझकर इनके अंदर दिल रूपी समुद्र में जो भावनाएं हिलोरे ले रही थी, ठाठे मार रही थी, किनारों को तोड़ करके भाग जाना चाहती थी, मैडम भीखजी रुस्तम कामा को कोई भी बंधन रोक नहीं सका। 24 वर्ष की आयु में इनको भाग लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत बड़े ऊंचे इरादे थे, बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन भयंकर एक बार बीमारी के कारण इनको लंदन जाना पड़ा इलाज के लिए। वहाँ इलाज तो हो गया, परंतु वहाँ उसी लंदन को अपना कार्यक्षेत्र बना करके बहुत नेक बुलंद इरादों के साथ ये वहीं रहना चाहती थी कि मैं यहाँ कुछ करूँगी। क्या करूँगी? भारत की स्वतंत्रता के लिए लंदन से ही संग्राम जारी रखने का निर्णय लिया, निश्चय किया। और लंदन में प्रमुख क्रांतिकारी उस समय श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिसका कुछ दिन पहले अभी इसी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के डिफेंस एकेडमी के उद्घाटन में मोदी जी ने भी उसका नाम लिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, अरे कौन नहीं लेगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा जो लंदन में रह करके इंडियन होम रूल सोसाइटी का निर्माण किया था उन्होंने 1905 में। और क्या लक्ष्य था? वहाँ इंडिया हाउस नाम का एक छात्रावास, एक हॉस्टल भारत से जाने वाले लड़के लड़कियों के लिए बनाया था। क्या काम होता था वहाँ पर? भारत की स्वतंत्रता के लिए ही सब कुछ समर्पित था वो इंडियन हाउस। और यहाँ से जाने वाले उच्च शिक्षा के विद्यार्थी जो थे उनको शिक्षित किया जाता था, संस्कारित किया जाता था, जागृत किया जाता था, उनको एजुकेट किया जाता था, बताया जाता था। इस बड़े काम में पहले से ही लगे हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन हाउस नामक इस छात्रावास के अंदर भारत की स्वतंत्रता के लिए जो गतिविधियों का जो केंद्र बन गया हुआ था, मैडम कामा ने इनको सहयोग देना आरंभ कर दिया। मैडम कामा को लगा पहले से ही इस प्रकार का प्रयास हो रहा है तो मैं इन्हीं को सहयोग दूंगी। इसमें क्या होता था इस हॉल में, इंडियन हाउस में? पिस्तौल चलाना, बंदूक चलाना, शस्त्र बनाना, छोटे शस्त्र, रिवॉल्वर पिस्टल की असेंबलिंग तक का चुपके से छुप के वहाँ ये सारा सिखाने का भी काम चलता था। और कुछ ऐसे प्रतिष्ठित भारतीयों के माध्यम से जो आना जाना जिनका रहता था, उनके माध्यम से उनको भी तैयार करना कि तुम भी भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान दो। उनके माध्यम से ये शस्त्र भारत में भेजना। श्यामजी कृष्ण वर्मा और बाकी और उस सारे काम के अंदर
मैं जिसका बात कर रहा था वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजा 1915 में अफगानिस्तान की अस्थाई सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में उनका आना वो तो एक अलग विषय है ही है। उसके पहले भी और उसके बाद भी देश विदेश में कितने ही देशों में जा जाकर कष्ट सहते हुए, अभाव भी हो जाता था, चूंकि धन संग्रह करना है, अपना धन तो लगा ही दिया था। भारत में बहुत सारे शस्त्र भेजने हैं, ऐसे कई जो लोग लगे थे, उनमें राजा महेंद्र प्रताप भी थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा भी थे, और मैडम कामा भी अब लंदन के अंदर यही काम करने लगी। उन प्रतिष्ठित भारतीय नागरिकों के माध्यम से शस्त्र भेजे जाने लगे और उसमें उस अभियान में मैडम कामा भी उनके साथ जुड़ गई, लग गई। एक दूसरा काम इन्होंने क्या किया, महिला थी तो इंग्लैंड में अपने भाषणों से भारत में अंग्रेजी सरकार क्या अत्याचार कर रही है वो पोल खोलनी शुरू कर दी, वहां के समाज को बताना शुरू कर दिया कि ये आपकी सरकार भारत में निहत्थे असहाय लोगों को कितना बुरी तरह से पीट रही है, मार रही है, गोलियों का निशाना बना रही है, ये है आपके अंग्रेज लोग। ये वहां के समाज में ब्रिटिश जो रूल हो गया था उसके लिए नफरत की भावना पैदा होनी शुरू हो गई। लंदन के एक हाइड पार्क नामक स्थान पर इन्होंने जो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें वो निहत्थे भारतवासियों पर अंग्रेजी सरकार द्वारा ये सारा फिगर फैक्ट्स के साथ जब सारी बात वहां रखी, कैसे कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं, सारा ब्यौरा कच्चा चिट्ठा जब उन लोगों के सामने रखा गया तो इंग्लैंड की जनता की तो आंखें खुलनी शुरू हो गई। वहां जो क्रांति में लगे लोग थे, जो और लग सकते थे, उनको भी मैडम कामा के भाषण दूर दूर तक जाने लगे, लोग सुनने के लिए आने लगे। अब ब्रिटिश सरकार को मैडम कामा से खतरा अनुभव होने लगा, डर लगने लगा, इसलिए उन्हें गिरफ्तार की योजना भी बनानी शुरू कर दी। मैडम कामा को यह पता चल गया कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है कभी भी और कहीं भी, ये पूर्व आभास उनको हो गया था। तो ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंककर मैडम कामा पेरिस चली गई, फ्रांस में। और पेरिस से पहले ही क्रांतिकारियों के सम्राट वीर दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, मुकुंद सरदेसाई, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, अनेक ऐसे भारतीय क्रांति की मशाल को प्रज्वलित किए बैठे थे, लेकर के आगे बढ़ रहे थे। ये मैडम कामा भी उनके साथ ही संघर्ष के अंदर जुड़ गई, शामिल हो गई। जिनेवा से इन्होंने वंदे मातरम नाम का एक अखबार निकाला और इस पत्र के माध्यम से, इस अखबार के माध्यम से यूरोप भ्रमण के दौरान अपने भाषणों से भारत में किए जा रहे अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों का इन्होंने खुलकर वर्णन किया। अब अखबार भी इनके पास था, टूर भी हो रहा था, सब जगह जा रही थी। इससे पूरे यूरोप के अंदर तहलका मच गया। ब्रिटिश सरकार इनके भारत प्रवेश की कल्पना करके भी भयभीत होने लगी। अरे बाप रे, ये महिला अगर भारत आ गई तो इनके भाषणों का यहाँ भी जादू चल जाएगा और बहुत लोग भड़क जाएंगे, विद्रोह हो जाएगा। स्टुटगार्ट जर्मनी में स्टुटगार्ट नाम के स्थान पर 1907 में एक समाजवादी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में ये भारत के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुई मैडम कामा, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये सभी देशों, यहाँ सभी देशों के जो राष्ट्रीय ध्वज लगे हुए थे, इसने यूनियन जैक झंडा इंडिया के साथ जो लगा था उसको उतारा, हिम्मत देखिए, और एक नया झंडा। वो कैसा झंडा था? वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो इन्होंने वहाँ झंडा फहराया, भारत का रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंटेटिव ये के नाते यहाँ काम कर रही थी, बोल रही थी, उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। तिरंगा झंडा, वंदे मातरम लिखा हुआ, और उस झंडे पर क्या क्या था? 7 सितारे, कमल, सूर्य, अर्धचंद्र के चिन्ह भी उस झंडे के ऊपर अंकित थे। विदेशों में फहराया जाने वाला ये पहला राष्ट्रीय ध्वज था। बाद में ये झंडा गुजरात के एक समाजवादी नेता इंदुलाल याग्निक अंग्रेजों से छुपाकर इस झंडे को भारत ले आए। आज भी ये झंडा पुणे में मराठा और केसरी समाचार पत्र के पुस्तकालयों में सुरक्षित है। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इंग्लैंड युद्ध में उलझा हुआ था और मैडम कामा ने घोषणा की, ये सोचा, पूरी तरह से संकल्प लिया, क्या कहा? ये ब्रिटिश सरकार से बदला लेने का अच्छा समय है, सुअवसर है। इसलिए अपने भाषणों में उन्होंने जो घोषणा की वो क्या की कि भारत इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देगा। भारत इस युद्ध में 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देगा। 1914 सरकार इससे तिलमिला उठी और इसको गिरफ्तार कर लिया गया, मैडम कामा को। 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो इनको भी जेल से मुक्ति मिल गई। अब मैडम कामा थक चुकी थी। कारावास में, जेल में रहकर इनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। भारत माता के दर्शनों की तीव्र लालसा जागृत हुई और ब्रिटिश सरकार से कुछ शर्तों पर आज्ञा लेकर दिसंबर 1935 में भारत भूमि पर लौट आई। उनको कहा कि भाई मुझे अब तुम क्या करना है, तुमने मेरा मुझे देश में जाने दो, मेरा अब आखिरी समय आ गया है और मैं अपने देश में जाना चाहती हूँ। तो अंग्रेज सरकार ने इनको भारत भेज दिया और ये भारत आ गई। 1935 में भारत लौट आई। अपनी मातृभूमि की गोद में हमेशा की नींद सोने के लिए, मातृभूमि की रज में ही, इसी भूमि में, इसी मिट्टी में 8 महीने बाद 16 अगस्त 1936 को वे पंच तत्व में लीन हो गई। मैडम कामा, मैडम भिखेजी कामा, मैडम भिखेजी रुस्तम कामा। पति का बहुत बड़ा रुतबा और संपन्नता भी रोक नहीं सकी, अंग्रेजों की जेल रोक नहीं सकी, अंग्रेजों का क्रूर शासन इस महिला को रोक नहीं सका। अपने अल्पकाल में भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, उसकी बेड़ियां काटने के लिए लगी रही, जीवन भर लगी रही। ऐसे जीवन भर जिन लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत किया, ऐसे नींव के पत्थर, ऐसे मौन तपस्वी, उनको इतिहास में कहीं बताया नहीं गया। क्या चला जाता है इन काले अंग्रेजों का, दुष्टों का। कम्युनिस्टों ने कांग्रेस को, इतिहास को विकृत किया और कांग्रेस को मुझे लगता ही नहीं कि देशभक्ति के साथ कभी भी कुछ लेना था, कभी भी कुछ लेना था। मैं समय समय पर ये सारी बातें तथ्यों के सामने साथ रख रहा हूँ। उनको आज भी कुछ नहीं लेना, उनको आज़ादी के बाद भी इन बातों से कुछ नहीं लेना था। चाइना बहुत बड़ा 62 में वो ले लेता है हमारी भूमि, कितने हजार किलोमीटर, और नेहरू पार्लियामेंट में क्या बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, वहाँ क्या उगता था, उसने ले ली तो क्या हो गया। अरे भारत माँ के पवित्र शरीर के साथ सौदा करने वालों, और नेहरू तो ब्रिटिश सरकार के साथ ये सौदा कर रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा मिलेंगे, मुर्दा मिलेंगे, हम आपको सौंप देंगे। ऐसे पाप करने वाला नेहरू और उसकी कांग्रेस, उसके पहले भी और उसके बाद में भी और आज भी, ये कांग्रेसी गद्दार चैनल्स के ऊपर कुछ भी बोलते हुए नजर आएंगे। इतने बेशर्म, इतने डीठ, इनको देशभक्ति से दूर भी लेना, दूर दूर तक भी इनका संबंध नहीं है। ये पाकिस्तान से भी मिल जाएंगे, कहेंगे हाँ आओ मोदी को हराओ। चाइना के साथ भी पप्पू और पप्पू की माँ दोनों, सोनिया और ये राहुल, उनके साथ भी एक
अलग से समझौता कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। ये किसान आंदोलन को फाइनेंस कर सकते हैं, ये शाहीन बाग में भी उनके पीछे खड़े हो सकते हैं, इनको देशद्रोहियों के साथ खड़े होने में भी कोई संकोच नहीं है। इन लोगों की अब चर्चा करने का कोई लाभ नहीं। लोग इनको देख चुके हैं, लोग इनको पूरी तरह से नकार चुके हैं, आगे और नकारेंगे। लेकिन भारत की वर्तमान सरकार को देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त कानून बनाना, ये बार बार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और ये सारे क्रांतिकारी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 200 से ऊपर रख चुका हूँ, इन सब को, और राजा दाहिर तक, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी के समय में भी कई नायकें जिनको कोई नहीं जानता, उनको भी मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। इनको पढ़ाया जाए बाकायदा इतिहास के अंदर, अलग अलग क्लासेस के अंदर, अलग अलग काल के क्रांतिकारियों को, महापुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, उन सबको सामने ला करके उनके जीवन रखने चाहिए। अरे किस मिट्टी के बने होंगे वो, कितने कष्ट, सबको छापना, सर्वस्व निछावर करने वाले, अत्यंत कष्ट सह करके भी काम लगातार करते रहने वाले, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से सर्वस्व निछावर करने वाले इन लोगों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।